सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। वेलकम दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम 12th क्लास के सोल्यूशन यूनिट कर रहे थे, जिसके अंदर हमने हेनरी लॉ। तो आइए आज हम करते हैं राउट लॉ। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, राउट लॉ होगा। तो देखते हैं कि राउट लॉ क्या होता है। तो राउट लॉ पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन। ठीक है, राउट लॉ से पहले हम वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, वेपर प्रेशर से पहले वेपर बनने का फिनोमेना स्टडी की जाएगी, और वेपर बनने का फिनोमेना क्या होता है, इवेपोरेशन। तो देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर क्या होता हो, लिक्विड जो होता है वो वेपर के अंदर चेंज हो जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लाइक जैसे कि आपने एक बर्तन के अंदर पानी रखा, 2 दिन के बाद हम देखेंगे तो बर्तन के पानी का जो लेवल होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। गर्मी के अंदर पसीना आता है, कपड़े भीग जाते हैं, परंतु कपड़े भीगने के बाद हमें ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इवेपोरेशन। वेपर जो हमारे जो स्वेट के जो वेपर जो हमारे जो कपड़े के ऊपर बने थे, उनको एनर्जी ले लेते हैं, और एनर्जी लेने के बाद उसका वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाता है। और इवेपोरेशन जैसे शुरू होता है तो हमें कैसा फील होता है, कूलिंग फील होती है। ठीक है, तो जब भी कोई लिक्विड वेपर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर आपका इवेपोरेशन का फिनोमिना डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका इवेपोरेशन। कैसे? लेट मान लो कि आपके पास 2 हैं, आपके पास सॉल्यूशन है ईथर, अल्कोहल, और सेकंड है आपके पास क्या है, थर्ड वाटर। ठीक है, एक आपके पास ईथर है, एक अल्कोहल है, और एक क्या है यहाँ पर, वाटर है। अब देखो हम देखेंगे कि नेचर ऑफ लिक्विड, तीनों लिक्विड क्या है, अलग अलग है। बट हमने क्या देखा कि जो वाटर जो है ना, इसके वेपर काफी कम बनते हैं। इसका वेपोराइजेशन करवाने के लिए हमें थोड़ा सा टेम्परेचर इसको देना पड़ता है, हीट इसको देनी पड़ती है। उसके बाद अल्कोहल को थोड़ी सी इससे कम, और ईथर को बिल्कुल ही कम हीट देने पर इसमें से वेपर निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि जो मान लो कि एक पार्टिकल ईथर का है और ये सेकंड पार्टिकल भी क्या है, ईथर का। अगर इन दोनों के बीच में, दोनों पार्टिकल जो ईथर के हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, उस अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वेपर इजीली बनेंगे या फिर उसको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर क्या है कि ईथर के केस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, इसीलिए ईथर कैन इजीली चेंज इनटू द वेपर। ठीक है, ईथर वेपर में चेंज आसानी से हो जाता है। अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर थोड़ी सी ज्यादा हीट हमें देनी पड़ती है, क्योंकि इसके इंटर पार्टिकल या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ईथर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब ज्यादा होगा तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें इसको थोड़ी सी क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। इसलिए इसके लिए क्या होगा कि इसके कंपैरेटिवली, ईथर के कंपैरेटिवली अल्कोहल के अंदर वेपर थोड़े कम बनेंगे एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। और अगर वही टेम्परेचर हम वाटर के केस में ले लेते हैं, तो ये तो हमने +1 क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि वाटर पार्टिकल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हीट यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तो मतलब इसका वेपर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। मींस कि वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है कि क्या लिक्विड के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड के अंदर, वो ज्यादा है या कम है।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेंगे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर ज्यादा बनेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे कि आपके पास क्या था, ईथर था, और यहां पर क्या है आपके पास वाटर, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है कि लिक्विड के पार्टिकल बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है या फिर कम है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेंगे, और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो इजिली जो पार्टिकल होते हैं वो सरफेस को एस्केप कर जाएंगे, छोड़ देंगे, और किस में चेंज होते हैं, वो वेपर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट जो था किसका था, वो नेचर ऑफ लिक्विड का। सेकंड फैक्टर क्या होगा, देखो सेकंड जो फैक्टर होगा वो होगा इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है, लेट देखो आपके पास क्या है, एक हमारे पास यहां पर कंटेनर है जिसके अंदर आपने लिक्विड डाल रखा है। अब इस कंटेनर के अंदर दो तरह के पार्टिकल हो सकते हैं। कुछ पार्टिकल तो ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस पर हैं, जिनको हम बोलते हैं सरफेस पार्टिकल। कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि इसके सराउंडिंग में हैं, जिसको चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल सराउंड करते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो बीच वाला जो पार्टिकल है, इसको ऑलरेडी चार पार्टिकल इसको चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं, और अगर सराउंड कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये डाउनवर्ड खींचेगा, ये इसको अपवर्ड खींचेगा। मींस कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर लग रहा है चारों साइड से। बट अगर बात करते हैं जो सरफेस पार्टिकल जो आपके पास है, सरफेस पार्टिकल के ऊपर केवल कैसा फोर्स लगता है, यहां पर डाउनवर्ड फोर्स केवल यहां पर इसके ऊपर लग पाता है, केवल डाउनवर्ड फोर्स यहां पर लगता है। और डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, बिल्कुल कम ही होता है। मतलब सरफेस पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, केवल डाउनवर्ड फोर्स ही लगता है। मींस कि इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बिल्कुल कम है तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी तो ये पार्टिकल ऊपर सरफेस के ऊपर गए हैं। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्या रहती है, ये बल्क के अंदर रहती है, ठीक है ना। इनको तो हम बोलते हैं सरफेस पार्टिकल, सरफेस पार्टिकल, और इसको बोलता हूं बल्क पार्टिकल, जो आपके सेंटर के अंदर होते हैं, इनको बोलते हैं हम बल्क पार्टिकल। तो जो सरफेस पार्टिकल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी तो क्या वो चल के ऊपर जाते हैं, और ऊपर गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ही बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमने क्या किया, इसको हीट देनी शुरू कर दी, हीट देनी शुरू की, टेम्परेचर दिया, तो जो सरफेस के जो पार्टिकल थे वो थोड़ी सी और काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, और यहां से इन द फॉर्म ऑफ वेपर यहां से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। क्या हो जाता है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर ये यहां से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए कई बार ये पूछा जाता है कि इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है, क्या ये बल्क फिनोमिना है या सरफेस फिनोमिना है। तो इवेपोरेशन के अंदर आप देखोगे कि जो पार्टिकल जो यहां से जो एस्केप करता है वो केवल सरफेस वाला ही एस्केप करता है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, ठीक है। बल्क वाले पार्टिकल यहां से नहीं निकलते। बट अगर ये बॉयल करता, देखो अगर ये बॉयल करता तो उबलने पर जो बॉइलिंग का जो फिनोमिना है ना, उसमें सेंटर पार्टिकल, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल जो थे इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो तेज गति के अंदर क्या आते हैं, ये ऊपर की ओर आना शुरू कर देते हैं। तो बॉइलिंग जो है आपका वो बल्क फिनोमिना है, बट यहाँ पर इवेपोरेशन है जो क्या होता है, केवल सरफेस फिनोमिना, ठीक है ना। इवेपोरेशन बॉइलिंग से पहले का फिनोमिना होता है, बॉइलिंग करने से पहले जो वेपर बाहर निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इसलिए बॉइलिंग से पहले वेपर निकलते हैं इसमें से, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा इसको कि कैसा फिनोमिना है आपका, ये सरफेस फिनोमिना। तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो मतलब कि जो आपका फिनोमिना जो है इवेपोरेशन जो होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि टेम्परेचर इवेपोरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो
इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। इसलिए टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो सरफेस में से एस्केप करना शुरू कर देते हैं और किस में चले जाते हैं, वो वेपर की फॉर्म के अंदर यहां से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, उतारो साथ के साथ कॉपी करें तो कॉपी में उतारते रहो इसको। थर्ड फैक्टर हम कर रहे हैं अभी, तो देखो थर्ड फैक्टर जो होगा आपके लिए वो होगा इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे होगा, देखो आपके पास दो बर्तन लेके चलते हैं, एक बीकर आपके पास ये है और एक बीकर हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसका सरफेस, ये इसका सरफेस। अब देखो यहां पर हमें क्या पढ़ा कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, मतलब कि जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही पार्टिकल इसके सरफेस पार्टिकल होंगे। सरफेस एरिया जितना ज्यादा तो सरफेस पार्टिकल भी उसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। यहां पर ज्यादा होंगे तो इसके अंदर क्या होंगे, वो सरफेस पार्टिकल की संख्या कम होगी। अब अगर ज्यादा सरफेस पार्टिकल हैं तो ज्यादा निकलेंगे यहां से वेपर की फॉर्म के अंदर। अगर सरफेस पार्टिकल ज्यादा है तो वेपर की फॉर्म के अंदर पार्टिकल ज्यादा निकलेंगे। अगर सरफेस एरिया ही कम है तो सरफेस पार्टिकल भी कम मिलेंगे आपको, और अगर सरफेस पार्टिकल कम है तो वेपर की फॉर्म के अंदर पार्टिकल क्या होंगे, बिल्कुल ही कम बाहर निकलते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस पार्टिकल ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया कम है तो पार्टिकल बाहर कम निकलेंगे, इसलिए सरफेस एरिया का इसका कम है तो वेपर इवेपोरेशन भी कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। क्या होगा, ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया को कम करेंगे तो इवेपोरेशन भी कम हो जाता है। हम ये डेली लाइफ के अंदर भी देखते हैं, आप जल्दी में हैं और आपने क्या किया, आप एक कप के अंदर चाय पीते हैं, बट आप उसको ना जल्दी से नहीं पी पाते। उसको जल्दी से पीने के लिए आप किसी बड़े बर्तन का यूज करो, लाइक जैसे कि आपने थाली का यूज किया, तो थाली का क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, उसमें से ज्यादा वेपर बाहर निकलेंगे, जो क्या है, जिसके पास हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी को लेके वहां से जल्दी जल्दी बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और आपके पास जो चाय होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। बट अगर कप के अंदर देखें तो कप का क्या होता है, सरफेस एरिया बिल्कुल ही कम होता है। सरफेस एरिया कम है तो हीट लेके पार्टिकल काफी कम बाहर निकलेंगे, तो चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि सरफेस एरिया के साथ इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि जब भी हम इवेपोरेशन करवाते हैं, जब भी इवेपोरेशन करवाते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गोज टू डिक्रीज। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो वेपर जो बाहर निकलते हैं वो इस बर्तन में ना रहकर कहां चले जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे ही पार्टिकल जो वेपर के होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाना शुरू कर देंगे तो क्या हम यहां से वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर हम यहां से इसको वेसल को ओपन रखेंगे तो वेपर के पार्टिकल क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, तो हम यहां से इसका वेपर प्रेशर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप वेपर प्रेशर बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर कैसा वेसल लेना पड़ेगा, क्लोज वेसल। कैसा? क्लोज वेसल। तो देखो वेपर प्रेशर की बात करते हैं, इवेपोरेशन समझ में आ गया होगा ना, आ गया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, और आपके जो डाउट होंगे वो अगली वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो भाई, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर वैसे लिख लेते हैं जनरली, क्या होता है, प्रेशर
एक्सर्टेड बाय वेपर। वेपर के द्वारा डाला गया प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। बट यहां पर बात खत्म नहीं, इसको समझो एक बार। ये आपके पास एक बीकर जो कि हमने क्या कर रखा है? क्लोज। क्योंकि वेपर प्रेशर को निकालने के लिए सबसे फर्स्ट पहली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? पहली कंडीशन क्या होती है वेपर प्रेशर के लिए? कि वेसल शुड बी क्लोज, वेसल बंद होना चाहिए। सेकंड, लिक्विड मस्ट बी वोलेटाइल। ठीक है, लिक्विड वोलेटाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो इसके अंदर डाला है वो वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसा लिक्विड जो वेपर के अंदर चेंज हो सकता हो, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। तो जो लिक्विड आप इसके अंदर डालते हो वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए। जिस बर्तन में डालते हो बर्तन कैसा होना चाहिए आपका? ऊपर से बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, ताकि इसके जो वेपर बने वो बाहर ना निकल पाए। आप इसको क्या करोगे? नीचे से बर्नर के साथ इसको हीट करेंगे। अब बर्नर के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? इसमें से वेपर बाहर निकलेंगे, है ना? वेपर बाहर निकलते हैं, हम देखते भी हैं। जो आप किसी बड़े से बर्तन के अंदर आप उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में क्या होते हैं? वेपर बाहर निकलते हैं। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि उसकी जो वॉल होती है उस वॉल के ऊपर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट या लिक्विड की ड्रॉपलेट यहाँ पर डिपोजिट होना शुरू हो जाती है ना? कुछ यहाँ पर डिपोजिट होंगी तो कुछ यहाँ पर डिपोजिट होना शुरू हो जाती है। मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है? जो आपके पास जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है वो चेंज होता है किसके अंदर? वेपर के अंदर। बट वेपर ऊपर जाकर के इस कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं और टकराने के बाद वेपर भी वापस से किस में शुरू हो जाती है? चेंज होना वापस से लिक्विड के अंदर। मतलब इसके अंदर क्या होता है? इवेपोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन प्रोसेस भी होता है। अब ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। अरे वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर ही तो निकालेंगे हम, जब और ज्यादा वेपर बनने बंद हो जाएंगे। जितने वेपर बनेंगे उतने वेपर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, जितना एवपोरेशन होगा उतना कंडेंसेशन हो जाएगा। तो वेपर की जो डेंसिटी जो यहां पर होगी वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब वेपर की डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या होगा यहाँ पर? अब वेपर जब इसके साथ स्ट्राइक करेंगे सरफेस के साथ तो यहाँ पर क्या डालेगी? वो प्रेशर। और उसको हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो हम क्या लिखेंगे? एट, इसके आगे लिखना पड़ेगा आपको, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर ही आपका प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं वेपर, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर जब आ जाता है तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, जितने वेपर बनेंगे उतने वापस से कंडेंस हो जाता है आपका लिक्विड। ओके, तो यहां से क्या निकल जाता है आपका? वेपर प्रेशर। तो आइए देखते हैं इस वेपर प्रेशर का राउट लॉ क्या होता है, किस तरह से राउट लॉ यहां पर काम करता है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, साथ के साथ कॉपी के ऊपर उतारते जाए करो, नोट्स बनाते रहो और सफलता पाते जाओ। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, जस्ट वीडियो देखोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। वीडियो को देखो, बार बार देखो, नोट्स बनाओ, उनको बार बार पढ़ो। और मैं तो ये कहता हूं कि खुद के अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, आप जो भी पार्टनर बुक पढ़ते हो, हर बुक अच्छी होती है, उस बुक में से अच्छे नोट्स बनाना वो आपकी खुद की जिम्मेवारी होती है, इसलिए नोट्स अपने आप खुद बनाओ। तो पढ़ते हैं राउट लॉ। राउट लॉ क्या होता है? देखो, राउट लॉ क्या होगा? हमारे पास दो बीकर हम मान लेते हैं। ठीक है, एक बीकर ये है आपके पास और एक बीकर हमारे पास ये, इसकी थोड़ी वॉल थोड़ी टेढ़ी है। ठीक है, ड्राइंग अच्छी है ना, इसलिए यहां पर हमने प्योर लिक्विड डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या डाला आपने? प्योर लिक्विड। ठीक है, और यहां पर हमने क्या डाल दिया? लिक्विड प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, लिक्विड प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका लिक्विड और इसी के अंदर क्या आपके ये
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि हमने ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किए हैं ब्लैक डॉट के साथ। जो ब्लैक डॉट जो है वो क्या आपकी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमने देखा कि जैसे हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट, यहां पर भी हमने टेम्परेचर T1 दिया, इसको भी हम टेम्परेचर T1 पर गर्म करते हैं, यहां से वेपर निकलती है और एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, और वहां पर हमने देखा कि यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर V1 आ जाता है। उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर यहां पर भी क्या बनना शुरू होती हैं, वेपर बनना शुरू होती हैं, और वेपर प्रेशर क्या आता है इसका, Vp। वेपर प्रेशर Vp से रिप्रेजेंट कर देंगे तो Vp2 आता है। नोट किया गया कि जो Vp2 की जो वैल्यू है वो मच लेस देन Vp1, ठीक है। वेपर प्रेशर 1 से के कंपैरेटिवली वेपर प्रेशर सेकंड जो बीकर था उसके अंदर काफी कम वेपर प्रेशर बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम वेपर प्रेशर यहां पर निकालते हैं तो हमने इस लिक्विड के अंदर क्या डाल दिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया था। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, अपने सरफेस को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है, और ये जो सरफेस ऑक्यूपाई किया है, अब देखो यहां से वेपर नहीं निकलेगा, यहां से वेपर नहीं निकलेगा, यहां से वेपर नहीं निकलेगा, ना यहां से, ना यहां से, और ना यहां से। अब वेपर नहीं निकले मतलब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। बट इतना तो हम पढ़ चुके थे ना कि इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा था, ये कम हुआ तो ये भी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर जो टोटल जो वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वो किसके बराबर हुआ। अब टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर ये देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम था तो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कम हुआ। यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा था तो मतलब कि यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी क्या था, ज्यादा ही था। इसलिए टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब PA इज इक्वल टू K इंटू में XA। K क्या है यहां पर, K यहां पर क्या आपका कांस्टेंट है, K क्या है यहां पर कांस्टेंट है। अब अगर देखो ये XA क्या यहां पर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन यहां के जब बात करते हैं तो यहां पर जो ये जो इवेपोरेशन जो टोटल जो प्रेशर आया है वो किसके कारण आया है, वो तो केवल सॉल्वेंट के कारण है। अब अगर यहां पर सॉल्वेंट के कारण वेपर प्रेशर है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, केवल 1, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट तो है नहीं है, सॉल्यूट तो आपका नॉन वोलेटाइल था, उसमें से तो वेपर बनेगा नहीं, इसलिए वेपर किसके बने, केवल सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट का टोटल वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन कितना हो सॉल्वेंट का, इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होता है, 1 ही होता है। तो XA की वैल्यू तो अपनी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू K। K क्या है यहां पर, कांस्टेंट, मतलब K की वैल्यू आ गई। अब K इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, K इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब उसकी प्योर फॉर्म के अंदर। तो मैं इसको कंप्लीटली क्या लिख सकता हूं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, या फिर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट का कितना प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, उसके प्योर फॉर्म के अंदर कितना प्रेशर है और इनटू में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या है इसका, ज्यादा। तो ये क्या आ गया आपका राउल्ट लॉ, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, राउल्ट लॉ, इसको क्या बोलेंगे हम, राउल्ट लॉ, ठीक है। याद कर लेना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। अगर हम दो कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर A और B दो कंपोनेंट मिला देते हैं और दोनों वोलेटाइल हैं तो फिर टोटल प्रेशर कितना होगा, तो PT इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू A प्लस प्रेशर ड्यू टू B। A के कारण कितना प्रेशर होगा,
प्योर फॉर्म के अंदर ए का प्रेशर कितना है इनटू उसका उस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन कितना है, प्लस प्योर फॉर्म के अंदर बी का वेपर प्रेशर कितना था और गिवन सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, एक इसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन अगर आएंगे तो कहां से, कोई या तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा या फिर यहां पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या था, राउल्ट लॉ। ठीक है, क्या था ये आपका राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के अंदर क्या पता है कि टोटल जो प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। अगर मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा तो वेक्टर प्रेशर ड्यू टू दैट कंपोनेंट भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये था राउल्ट लॉ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में आता है तो लाइक दबाएं, ठीक है, अच्छे से लाइक दबाएं, उसको शेयर करें। तो अब करते हैं क्वेश्चन इसका, देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 40 mm। ठीक है, वेपर प्रेशर कितना उसका 40 mm है इथाइल अल्कोहल का। इट्स मोल फ्रैक्शन इन ए सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 0.80। व्हाट इज द मोल प्रेशर इन सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेशर इन सॉल्यूशन निकालना है। अगर ये राउल्ट लॉ को ओबे करता है तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, ये PA इज इक्वल टू P नोट A इंटू एक्स ऑफ A। P नोट A गिवन है कितना 40 mm। XA मोल फ्रैक्शन गिवन है कितना है 0.80। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने केवल PA के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो 40 गुना में 0.80। ठीक है, 40 गुना में 0.80, तो यहां से कितना आ जाता है 832 mm ऑफ Hg। ठीक है, 32 mm ऑफ Hg इसका क्या जाता है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना। दोनों ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, हमने क्या किया, जस्ट इसके वैल्यू को इसके अंदर पुट ही किया है। सेकंड चलो दूसरा देखते हैं। देखो वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, दो लिक्विड दे रखे हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। उनका जो वेपर प्रेशर मींस कि यहां पर क्या दिया इसका कि प्योर फॉर्म ऑफ ए और प्योर फॉर्म ऑफ बी के अंदर उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, ए का 160 है और बी का कितना है 60 है। ए के नंबर ऑफ मोल 1 है, बी का नंबर ऑफ मोल कितना है 4। तो आपने पार्शियल प्रेशर भी निकालना होगा और टोटल प्रेशर भी यहां पर निकालना होगा।
तो देखो लिख लेते हैं एक बार। पी नॉट ऑफ ए कितना है 160, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना है 1, पी नॉट ऑफ बी कितना है पी नॉट ऑफ बी 60 है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है 4 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या निकालना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर निकालते हैं पार्शियल प्रेशर और फिर निकालेंगे इसका टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर लिए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन, एक्स से एक्स वाई नहीं आएगा इसका, यहाँ पर टोटल मोल इसका 1 है और यहाँ पर इसका टोटल मोल कितना है 4। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर फॉर्म ऑफ ए इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ऐसे अगर आप बी के लिए निकाले तो कितना आएगा उसका, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर फॉर्म बी के अंदर उसका प्रेशर कितना है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, हमें देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स से किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना है 1 है, ए का मोल 1 प्लस 4 कितना हुआ 1/5, तो कितना आ जाता है ये आ जाता है आपका 0.2। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकाल लेते हैं, वापिस यही फिनोमिना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 1 में से 0.2 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.2, वैल्यू पुट करो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 160 इंटू में मोल फ्रैक्शन कितना है इसका 0.2। ठीक है, 160 इंटू 0.2 तो कितना है आपका, अगर टोटल करें तो कितना आ जाता है आपका, ये आ जाता है 32। यहां से पी बी की वैल्यू आप निकालो तो कितना आएगा, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 है इंटू 0.8 तो कितना है इसका, ये आ जाता है 48। तो ये पी ए की आ गई, ये पी बी का आ गया। अब आपने क्या निकालना है, टोटल प्रेशर, वो किसके बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू कितनी है 32 है, पी बी की वैल्यू कितनी है 48 है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं टोटल कितना आ जाता है, ये आ गया 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये आ जाता है आपका टोटल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास राउट लॉ और उससे न्यूमेरिकल। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो इसके न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आए होंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल आपके पास है वो सभी न्यूमेरिकल आप ट्राई करोगे अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं एक दिन के बाद।